हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीएम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर डिसिप्लिन पोल साइंस अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन। इसका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण क्या है, इसके आर्थिक, राजनीतिक और तकनीकी आयामों का वर्णन कीजिए। इसमें हम सबसे पहले वैश्वीकरण को डिफाइन करेंगे, आफ्टर दैट आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी आयामों का वर्णन करेंगे। क्या करते हैं हम, सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि जो वैश्वीकरण के निर्माण का श्रेय किसको जाता है। थियोडर लेविट को दिया जाता है। ठीक है, इन्होंने एक लेख लिखा था, बाजारों का वैश्वीकरण, 1983 में। इसमें इन्होंने क्या किया, वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग किया। ऐसा नहीं है कि वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग पहले नहीं किया गया, लेकिन जो लेविट है, इन्होंने क्या किया, वैश्वीकरण को ना लोकप्रिय बनाया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वैश्वीकरण का जनक माना जा सकता है। ठीक है, और जो 20वीं सदी है, इसमें क्या हुआ, जो वैश्वीकरण है बहुत ज्यादा उभर कर सामने आया है। वरना इससे पहले भी वैश्वीकरण प्रक्रियाएं होती थी। जैसे आप 15वीं 16वीं सदी में ले सकते हैं, व्यापार भी किया जाता था, सांस्कृतिक रूप से भी देख सकते हैं आप, कलात्मक रूप से भी देख सकते हैं और धार्मिक रूप से भी देख सकते हैं कि एक देश की पुस्तक आप दूसरे देश में लेके जा रहे हैं। ठीक है, वो भी क्या है, एक तरफ से धार्मिक वैश्वीकरण है। ठीक है, व्यापार भी किए जाते थे पहले। बट क्या हुआ, जो 20वीं सदी आई ना, इसमें ये जो वैश्वीकरण देखा गया बहुत ज्यादा तेजी से क्या हुआ, लोकप्रिय हुआ, इसलिए इसको हमने 20वीं सदी में वैश्वीकरण कहना शुरू कर दिया। बट क्या था, इससे पहले भी वैश्वीकरण हुआ करते थे। अब देखिए, एक अर्थशास्त्री आपके जर्मन के एजी फ्रैंक, ये क्या बोलते हैं, वैश्वीकरण का जो बीजारोपण है वो प्राचीन युग से देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि ये अभी प्रारंभ हुआ है। इस वैश्वीकरण को वैश्वीकरण का जो बीज हमने रोपण देखा, वो कब से देखा, बहुत पुराने टाइम से देखा, प्राचीन युग से देखा। ठीक है, अफ्रीका और यूरोप के महाद्वीपों में जैसे दर्शन हो गए, धर्म हो गए, भाषा हो गई, कला, संस्कृति, इन क्षेत्रों में हम देख सकते हैं। ठीक है, पहले भी हुआ करते थे आदान प्रदान। एक इतिहासकार है आपके हॉकिंस और वाइली, इन्होंने 17वीं और 19वीं शताब्दी के मध्य वैश्वीकरण की प्रक्रिया को क्या कहा, प्रोटो वैश्वीकरण कहा। इस दौर की मुख्य विशेषता बढ़ता हुआ व्यापार था। देखिए, जो 17वीं और 19वीं शताब्दी है ना, इसमें क्या था, जो व्यापार और सांस्कृतिक है बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। ठीक है, इन चीजों का बहुत ज्यादा आदान प्रदान किया जा रहा था। विस्तारवाद अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रबंधन की विधि और सूचनाओं के आदान प्रदान के स्तर में अंतर व आधार है, जिन पर प्रोटो वैश्वीकरण को आधुनिक वैश्वीकरण से अलग रखा जा सकता है। अब वैश्वीकरण क्या है, देखिए, वैश्वीकरण एक व्यापक शब्दावली है, ये बहुत ज्यादा बड़ी है ना, जो वैश्वीकरण है आपकी, जिसका प्रयोग आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा तकनीकी जटिलता के लिए किया जा रहा है। फिर से आपका भेजेगा, हाँ, जिनके परिणाम स्वरूप विश्व पर दूर एवं विभिन्न स्थानों पर बैठे हुए व्यक्तियों, समूहों अथवा सरकारों के बीच के या अन्योन्याश्रिता, संगठन तथा अंत्य संबंध काफी तीव्रता से बढ़ते जा रहे हैं। अब क्या हो रहा है, जो वैश्वीकरण है, इसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, बहुत दूर दूर लोग बैठे हुए हैं ना, जैसे व्यक्तियों का समूह हो गया, सरकार हो गई। ठीक है, ये क्या हो रहा है, एकदम पास हो रहे, एक दूसरे पर निर्भर कर रहे। फॉर एग्जाम्पल, भारत को उत्पादन में गेहूं बहुत अच्छा है। ठीक है, और किसी देश में पेट्रोल बहुत अच्छा है, तो हम क्या करेंगे, गेहूं देके पेट्रोल ले लेंगे, वो पेट्रोल देके हमसे गेहूं ले लेंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अन्योन्याश्रिता, की मैं भी आप पे डिपेंड हूँ, आप भी मुझ पर डिपेंड हो। ठीक है, तो ये चीज भी देखी जा रही है, किसके कारण देखी जा रही है, वैश्वीकरण के कारण देखी जा रही है। ठीक है, विश्व स्तर पर यह प्रक्रिया 1980 के दशक में देखी जा सकती है। अब क्या बोल रहे हैं कि जो विश्व स्तर है ना, उस पर अन्योन्याश्रिता की प्रक्रिया जो है 1980 के दशक में देखी जाती है। अब फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि पहले क्या होता होगा कि स्टेट के अंदर, ठीक है, स्टेट के अंदर ही एक दूसरे पर निर्भर हो हम, है ना, पहले हमें वैश्विक तौर पर उतनी ज्यादा चीजें नहीं चाहिए हो। तो 1980 का दशक आया, तब हमने देखा कि जो वैश्विक स्तर है उसमें जो बहुत ज्यादा अन्योन्याश्रिता होने लगी। इससे पहले हो सकता है कि सामाजिक स्तर पर, जैसे एक घर है, एक घर ने दूसरे घर से ले लिया, ऐसे धीरे धीरे क्या हुआ, समूह ने लेना चालू कर दिया, फिर स्टेट ने लेना चालू कर दिया, अपने ही देश में स्टेट से लेने लगा। बट जो वैश्विक स्तर है उसमें हम 1980 में देखते हैं।
अवधारणा समय स्थान सुकड़ने लगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, वैश्वीकरण के कारण समय की बहुत ज्यादा बचत होने लगी। जैसे हमें किसी को सूचना देनी है तो हम 1 मिनट में दे सकते हैं, लेकिन पहले के टाइम पर अगर हम देखें तो हमें घोड़े भेजने पड़ते थे सूचना देने के लिए, या कबूतर भेजने पड़ते थे चिट्ठियां देने के लिए। ठीक है, तो वो चीज क्या हो गई, सुकड़ने लगी, है ना। और हमने क्या करना चालू कर दिया, समय की बचत करना चालू कर दिया। सकारात्मक दृष्टिकोण से वैश्वीकरण व्यापार एवं वाणिज्य का इंजन है। अब बिना इंजन के हम गाड़ी या कार या आपका बस या आपकी ट्रेन नहीं चला सकते। तो क्या बोल रहे कि ऐसे ही वैश्वीकरण जो व्यापार है उसका क्या है, इंजन है। बिना वैश्वीकरण के हम व्यापार की कल्पना नहीं कर सकते आज के टाइम पर। ठीक है, पहले की बात नहीं कर रही, आज की बात कर रही हूँ। आज के टाइम पर जो व्यापार है ना, वो वैश्वीकरण के ऊपर ही पूरी तरीके से निर्भर है। जो विकासशील देशों में पूंजी और समृद्धि ला रही है। अब क्या हो रहा है, जो विकासशील देश है ना, वो अपने सामान कहाँ बेच रहे हैं, विकसित देशों में बेच रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि वो समृद्ध हो रहे हैं और उनके पास विकसित देशों से क्या हो रही है, पूंजी प्रवाहित या हस्तांतरित हो रही है। ठीक है, इस विचार के अनुसार यह आर्थिक समृद्धि ही सामाजिक समृद्धि है। बिल्कुल, अब जैसे किसी की आर्थिक समृद्धि हो गई तो ऑब्वियसली समाज में भी समृद्धि होगी। नकारात्मक दृष्टि से हम क्या देखते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है ना, उनका साम्राज्यवाद बढ़ रहा है। पहले देखिए क्या था, अंग्रेज सीधा सीधा हम पर क्या करते थे, शासन करते थे, बट उसके बाद क्या वो उनकी कंपनियां हम पे शासन करने लगी। अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती है, अपने सामान दूसरे देशों में बेचती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो सारा पैसा है उनके देशों उनके देश में ज्यादा जाता है, और जो हमारे कर्मचारी मजदूर होते हैं उनके पास कम आता है। ज्यादा प्रॉफिट किसको होता है, विकसित देशों को होता है, जिनकी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनको होता है। ठीक है, तो ये क्या, इसका एक नकारात्मक पक्ष है। और इसमें क्या होता है, मानव के जो अधिकार होते हैं वो उनका हनन किया जाता है। इनकी परिभाषाएं देखें तो एडवर्ड एस हरमन क्या बोलते हैं, वैश्वीकरण विभिन्न राष्ट्रों की सीमाओं के आर पार प्रबंधकीय विस्तार एवं क्रियाशील प्रक्रिया है, एवं साथ ही राष्ट्रीय सीमाओं के पार सुविधाओं एवं आर्थिक संबंधों की एक संरचना भी है, जिसका निरंतर विकास हो रहा है और साथ साथ इसमें परिवर्तन भी हो रहे हैं। कि ये एक ऐसी परिघटना है जिसके कारण क्या हो रहा है, एक देश दूसरे देश में क्या कर रहा है, अपने सामान बेच सकता है आर पार। ठीक है, लेकिन किस तरीके से, मैनेजमेंट के तौर पर। ऐसे ही नहीं कि हम बिना किसी मैनेजमेंट के ही अपना सामान बेचने लग गए। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, हरमन बोलते हैं। सेकंड आपके रिचर्ड क्या बोलते हैं, वैश्वीकरण एक ऐसी अवधारणा है जो विकसित देशों द्वारा अन्य राष्ट्रों पर थोपी गई है। अब ये बोलते हैं कि ये तो है भाई, कुछ नहीं है, बस विकसित देशों के द्वारा दूसरे राष्ट्रों पर थोप दी गई है। ठीक है, इस वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कारण समस्त विश्व एक वैश्विक गांव बन गया। अब दूसरा क्या बोलते हैं कि वैश्वीकरण ने क्या करा, इतने बड़े विश्व को एक छोटा सा गांव बना दिया। और इसमें ये क्या बोलते हैं, और कि ये सब किसके कारण संभव हुआ, तकनीकी कारण के कारण संभव हुआ। मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या बोलते हैं, वैश्वीकरण का अर्थ विश्व स्तर पर वस्तुओं एवं सेवाओं का सीमा पार लेन देन की मात्रा एवं विविधता में बढ़ोतरी, मुक्त अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह, पूंजी प्रवाह तथा प्रौद्योगिकी के व्यापक एवं तीव्र प्रसार के माध्यम से विभिन्न देशों की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई अन्योन्याश्रिता है। अब जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, ये बोलती है कि वैश्वीकरण जो है ना, वो विश्व के स्तर पर और वस्तु, जो आपकी सेवाएं है ना, जो लेन देन है आपका, जो अंतर्राष्ट्रीय पूंजी प्रवाह है, जो आपकी प्रौद्योगिकी है, इन सब में क्या करते हैं, एक देश दूसरे देश में निर्भर रहते हैं। ठीक है, एक देश दूसरे देश पर निर्भर रहते हैं इन सब चीजों में, यही आपकी वैश्वीकरण है। बॉयज एंड स्मिथ क्या बोलते हैं, वैश्वीकरण एक ऐसी ऐतिहासिक प्रक्रिया है, ऐतिहासिक पुराना ले गई है। ठीक है, जो मानवीय सामाजिक संगठन के स्थापना के रूपांतरण में मौलिक बदलाव है, जो दूर दराज के समुदाय को जोड़ता है। अब कोई और है, बहुत दूर दूर रहते तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को जोड़ते हैं, तथा शक्ति संबंधों की पहुंच को क्षेत्रीय और उपमहाद्वीप के आर पार फैला देता है। साम्यवाद के पतन के बाद वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग एकल विश्व अर्थव्यवस्था के लिए भी किया जाता है, कि अब विश्व एक हो गया है, पूंजीवाद। ठीक है, कई बार इसका प्रयोग शीत युद्ध के उपरांत अंतरराष्ट्रीय पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के बढ़ते हुए संगठन के लिए किया जाता है। माल्कोस वेटर्स क्या बोलते हैं, वैश्वीकरण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें भूगोल द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था को दबाया जाता है। अब वैश्वीकरण के आयामों की बात करें हम, वैश्वीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया, ऐसे नहीं कि ये बहुत छोटी है। ठीक है, इसमें बहुत सारे होते हैं, जैसे बाजारों, वित्त एवं प्रौद्योगिकी का एकीकरण किया जाता है। ठीक, विश्व का ऐसा संकुचन, मतलब विश्व छोटा हो रहा है,
जिसके प्रत्येक कोने में हम इतनी जल्दी और सस्ते में पहुंच जाते हैं जितने पहले संभव नहीं होता था। बिल्कुल ठीक है, बहुत जल्दी हम कहीं पे भी पहुंच सकते हैं, वो भी सस्ते रेट में। पहले बहुत महंगा पड़ जाता था और टाइम भी बहुत लगता था। पूर्व की सभी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं की भांति यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से घरेलू राजनीतिक आर्थिक नीतियों तथा सभी देशों के विदेशी संबंधों को स्वरूप प्रदान कर रहा है। वैश्वीकरण के आयाम क्या है? आपके राजनीतिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और सामाजिक आदि। ये सभी आपस के अंतर संबंधित तथा परस्पर निर्भर है। इनमें से किसी एक आयाम का स्वतंत्र मूल्यांकन मात्र आंशिक, अब क्या बोल रहे हैं, ये जितने भी आयाम है ना एक दूसरे पर क्या है? निर्भर है। इसका सम्यक मूल्यांकन समग्रता तथा सभी आयामों का समावेश की वकालत करता है। तथापि आर्थिक, राजनीतिक, प्रौद्योगिक, सांस्कृतिक और सामाजिक वैश्वीकरण के अर्थ को स्पष्ट करना समाज विज्ञान की मांग है। आर्थिक आयाम क्या है? वैश्वीकरण का सबसे सामान्य प्रत्यय क्या है? आर्थिक एकीकरण है। कि जो वैश्वीकरण किया जाता है वो किस लिए किया जाता है? पैसे इकट्ठा करने के लिए किया जाता है, ठीक है, आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए किया जाता है। तो ये तो सामान्य सा है। जो अपने साथ अन्य समझ क्षेत्रों को समाहित किए हुए इस बात की पुष्टि कार्ल मार्क्स के इस विचार से भी की जा सकती है जिसमें उन्होंने आर्थिक पक्षों को समाज की नींव कहा है। अब देखिए, जिस देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो उसकी समाज की नींव भी मजबूत होगी, ठीक है। ये कौन बोलते हैं? कार्ल मार्क्स बोलते हैं। और ये भी कहा था कि जब आर्थिक पक्षों में परिवर्तन आता है, कैसे? उत्पादन या साधन एवं इन तरीकों से, ठीक है, तो अन्य सभी पक्ष यथा राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि में स्वयं ही परिवर्तन को गति मिलती है। अब क्या बोल रहे हैं कि अगर आर्थिक रूप से हम मजबूत हो जाते हैं, ठीक है, आर्थिक रूप से परिवर्तन आता है तो आपके राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आदि में भी परिवर्तन खुद ब खुद ही होने लगता है। अब मान लीजिए आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी राजनीतिक स्थिति भी काफी अच्छी होगी, सामाजिक स्थिति भी काफी अच्छी होगी और सांस्कृतिक रूप से भी आप सक्षम होंगे, ठीक है। वैश्वीकरण वस्तुओं, सेवाओं, तकनीकी, पूंजी, श्रम आदि निर्बाध, सीमा रहित प्रवाह की एक प्रक्रिया है जो व्यापार अवरोधों को शून्य करने पर जोर देती है, ठीक है। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जैसे व्यापार में ना शुल्क, सीमाएं, ये सब लगता है, तो इन सब और कई देश क्या करते हैं कि व्यापार करने नहीं देते अपने देश में। वो सोचते हैं कि हमारे देश की जो चीजें हैं उनकी कीमत कम हो जाएगी या उनको कोई खरीदेगा नहीं, तो कई सारे अवरोध लगाते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि वैश्वीकरण जो है इन अवरोधों को शून्य, जीरो करने पर जोर देता है, इसके फलस्वरूप आजकल अनेक देशों के बाजार और उत्पादन पारस्परिक रूप से एक दूसरे पर अधिक निर्भर करते हैं। अब क्या बोल रहे हैं कि जैसे अवरोध बंद हो गए तो हम एक देश का बाजार दूसरे देश में भी लगा सकते हैं, ठीक है। और इससे क्या हुआ, जो भी देश हैं वो एक दूसरे पर निर्भर हो गए। अभी जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, किसी देश की गेहूं अच्छी है, गेहूं की फसल अच्छी है, किसी देश का पेट्रोल अच्छा है या खनिज अच्छा है, तो वो क्या करेंगे, अपने अपने बाजार लगाएंगे। बाजार लगाने के पश्चात क्या होगा, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होंगे। लेस्वी सकेलर ने वैश्वीकरण के आर्थिक पक्ष का विशद वर्णन किया और बताया कि इस प्रक्रिया की धुरी पूंजीवादी व्यवस्था है। कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है ना, वही इस प्रक्रिया की मेन बिंदु है। और राष्ट्र, राज्य तथा बहुराष्ट्रीय निगमों तथा मैकडोनाल्ड, जनरल मोटर्स, सोनी, फोर्ड, कोको कोला, पेप्सी आदि इसके कार्यकर्ता गण हैं जो इस प्रक्रिया के प्रसार में लगे हुए हैं। प्रबंधन सलाहकार और व्यापार गुरु कनेची ओमे ने वैश्वीकरण के आर्थिक पक्ष पर प्रकाश डालते हुए कहा, वैश्वीकरण जगत में राजनीतिक सीमाओं का अब कोई महत्व नहीं रह गया है। कि ये देखिए क्या बोल रहे कि अगर हम आर्थिक रूप से देखें तो राजनीतिक सीमाओं का कोई महत्व नहीं रहा गया, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं, सीमाओं पर फौजी वगैरह को लगा देते हैं ना, राजनीतिक तौर पर कि अपने देश में हमला ना कर दे, तो उसका कोई महत्व नहीं है। ये सब कुछ वैश्विक अर्थव्यवस्था का प्रभाव है। अब ये अगर हमें अपने देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करनी है तो सीमा तो हमें वही तोड़नी पड़ेगी, ठीक है। एक देश से दूसरे देश में हमें सामान बेचना है तो सीमा का कोई महत्व नहीं है। जिसका विकास संचार साधनों, केवल सैटेलाइट टीवी, इंटरनेट और सस्ती एवं आसानी से उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में तीव्र सुधार हो रहा है। व्यक्ति अब विश्व नागरिक बन गया है, ये सब बढ़िया
और सस्ती वस्तु खरीदना चाहते हैं, उनकी ये जानने में बिल्कुल भी रुचि नहीं है कि यह कहाँ बनती है। देखिए बाजार में हम जाते हैं ना, तो हमें अगर कोई सस्ती चीज मिलती है तो हम उसको खरीदना चाहते हैं, सस्ती भी मिले और बढ़िया भी मिले। बट हम ये नहीं जानना चाहते कि किस देश ने बनाया है, चाहे बेशक से वो हमारा दुश्मन देश क्यों ना हो। अगर हमें सस्ती और अच्छी चीज मिल रही है तो हम उसको खरीद लेंगे, हम ये नहीं देखेंगे कि किसने बनाया, और हमें ना जानने में बिल्कुल रुचि भी नहीं होगी। ठीक है, ये सब किसके कारण हुआ? आर्थिक आयाम के कारण हुआ। वैश्वीकरण को गति देने में बहुराष्ट्रीय निगमों, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, मुक्त व्यापार समझौते, बढ़ता डिजिटलीकरण महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय निगमों के कार्य क्षेत्र धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल चुके हैं, फलते इनकी उत्पादन एवं विपणन की रणनीति अब वैश्विक रूप ग्रहण कर रही है। साथ ही वे सभी की रुचि एवं आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को नित्य नए रूप में प्रदर्शित भी कर रही है। अन्य देशों में खुले इनके कार्यालय एवं प्रतिष्ठानों में काम करने के लिए कहा वहां के मूल निवासियों को यथोचित प्राथमिकता दी जा रही है। अब जैसे कोई भी देश है या राज्य है ना, वहाँ के जो मूल निवासी है उनको क्या किया जा रहा है? प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे उन्हें सस्ता श्रम एवं लोगों को रोजगार भी प्राप्त हो रहा है कि आप आओ हमारे फैक्ट्री में काम करो। ठीक है, हम आपको श्रम भी अच्छा देंगे एवं लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। ठीक है, आरजी हैरिस इन बातों का समर्थन करते हुए कहते हैं कि वैश्वीकरण एक आर्थिक प्रक्रिया है जो माल एवं सेवाओं के उत्पादन, वितरण एवं विपणन बहुता ओह सॉरी ज्यादा छोटा हो गया। ठीक है, एक मिनट। बनाने के संबंध में नई प्रौद्योगिकी एवं आर्थिक एकीकरण को महत्वपूर्ण माना जाता है। वैश्वीकरण के संबंध में एकल खिड़की कार्य प्रणाली विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह एकल खिड़की नए औद्योगिक प्रतिष्ठानों की स्थापना से लेकर वर्तमान में संचालित प्रतिष्ठानों को भी नौकरशाही के लाल फीताशाही से के रूपी झंझटों से मुक्ति देती है। अब लाल फीताशाही आप सभी समझते होंगे, जो भ्रष्टाचार वगैरह होता है उसको कहते हैं। इन सबसे कौन मुक्ति देते हैं? आपके वैश्वीकरण के जो आर्थिक आयाम है उनके कारण हमें मुक्ति मिलती है। अब किसी भी व्यक्ति को अपने देश या अन्य किसी देश की कोई औद्योगिक व्यापारिक प्रतिष्ठान स्थापित करने हेतु अधिकतम कार्य ऑनलाइन कार्य प्रणाली। अब देखिए जैसे ऑफलाइन में हम जाते हैं ना, हमें कुछ कराना होता है तो वो बहुत कुछ मांगते हैं। जब वैश्वीकरण आया तो क्या हुआ, उससे जो ऑनलाइन चीजें हैं वो आरंभ होने स्टार्ट होनी शुरू हुई, जिसके कारण क्या हुआ, हम लाल फीताशाही से बचे। अगर यही चीज हम ऑफलाइन करते तो यहाँ जाओ वहां जाओ वहां जाओ और 10 जगह पैसे दो, तो उसको क्या बोलते हैं? लाल फीताशाही बोलते हैं। जब ऑनलाइन माध्यम आया तो ये सब क्या हुआ, खत्म हुआ। कार्य प्रणालियों द्वारा मध्यस्थलों या दलालों का उन्मूलन, पारदर्शिता एवं सहजता बढ़ी। ठीक है, इसके अतिरिक्त मुक्त व्यापार समझौते भी वैश्वीकरण के एक महत्वपूर्ण कारक है, जो विश्व को एक बाजार बनाने की ओर अग्रसर कर रहे हैं। विश्व को क्या कर रहे हैं? एक बाजार बना दे रहे, जिसके कारण क्या हो, सभी देशों का विकास हो। अब ये न सिर्फ दो मध्य देशों के बीच रहा कि अमेरिका और भारत ही रहा, ऐसा कुछ नहीं है। अमेरिका सोवियत भी कर सकता है, भारत सोवियत भी कर सकता है, चीन भी कर सकता है, सारे देशों के बीच है। ठीक है, बल्कि एक उपमहाद्वीप के सभी देश इस संदर्भ में काम कर रहे हैं। साथ ही अलग अलग महाद्वीपों के मध्य भी मुक्त व्यापार समझौते किए जा रहे हैं। नाफ्टा उत्तरी अमेरिका, ये देख लेना। ठीक है, समझौते उदाहरण के रूप में अतिरिक्त आसियान, अरब लीग, ब्रिक्स आदि अनेक वैश्वीकरण संगठन मुक्त व्यापार समझौते की संख्या बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं। इस अधिव्यापनकारी आर्थिक दृष्टिकोण का एक अन्य पहलू कुछ और नहीं बल्कि उदारीकरण की ही है। उदारीकरण विभिन्न देशों के बीच आवागमन पर लगे सरकारी प्रतिबंधों को हटाए जाने की एक प्रक्रिया की ओर संकेत करता है, ताकि एक नियुक्ति समाहित की जा सके। निजीकरण वैश्वीकरण को गति देने में सहायक है। निजीकरण की प्रक्रिया पूंजीवादों से संबंधित है। इसमें लोग तथा उनका समूह उद्योग स्थापित करता है। अब निजीकरण देखिए क्या हो रहा है, ये भी वैश्वीकरण का ही एक रूप है ना। अगर हमें कहीं अपनी कंपनी खोलनी है, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरे देश में भी कंपनी खोल सकते हैं अपनी निजी रूप से। तो इससे क्या हो रहा है कि विकसित हो रहे वो जो भी खोल रहे हैं अपनी कंपनी, उनको क्या मिल रहा है, प्रोत्साहन मिल रहा है। ठीक है, सुविधाएं दी जा रही है, साथ ही उनके जटिल प्रक्रिया एवं शुल्कों को भी मुफ्ती मिल रही है राज्य की तरफ से। ठीक है, विश्व अर्थव्यवस्था में वृद्धि की अपेक्षा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तीव्र गति से वृद्धि हुई। वस्तुओं के मुक्त व्यापार, सीमाओं, शुल्कों की समाप्ति, मुक्त बाजारों की संरचना, पूंजी नियंत्रणों की समाप्ति, सरकार द्वारा आर्थिक अनुदानों व रियायतों की समाप्ति, इस प्रकार वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप आर्थिक दृष्टिकोण से विभिन्न देशों की सीमाओं पर
सीमाओं से पार प्रकार के प्रभाव कार्य करते हैं। तकनीकी आयाम देखो, अधिकांश वैश्वीकरण प्रक्रियाओं के मुख्य सूत्रधार और प्रेरक बल के रूप में तकनीकी विकास की कल्पना की जाती है। प्रौद्योगिकी को वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में सामाजिक ज्ञान के रूप में क्या किया जा रहा है, परिभाषित किया जाता है। हम आगे हम ये कहना गलत नहीं होगा कि तकनीकी वैश्वीकरण के सबसे महत्वपूर्ण आयामों से एक है, बिल्कुल, क्योंकि इसने हमारा टाइम बचाया है, ठीक है, और बहुत आसानी से एक देश से दूसरे देश में कुछ भी चीज पहुंचा सकते हैं हम, ठीक है। प्रौद्योगिकी संसाधनों के प्रभाव, एक देश से दूसरे देश में बैठकर हम काम कर सकते हैं, किसके कारण, प्रौद्योगिकी के कारण, तकनीकी के कारण। लेन देन, लोगों की आवाजाही और जानकारी साक्षर और प्राप्त करने के तरीके में भारी बदलाव लाने के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार रही है। सीमाओं के पार प्रौद्योगिकी का प्रसार तकनीकी वैश्वीकरण की विशेषता है। प्रौद्योगिकी ने केवल समाज और आर्थिक पहलुओं को मजबूत किया, बल्कि सामाजिक संस्थानों, जीवन के तरीकों और लोगों के विश्व दृष्टिकोण को भी प्रभावित किया। ऑनलाइन रूप का उपयोग, लेन देन के ऑनलाइन रूप का उपयोग, अनुसंधान और विकास प्रगति, राष्ट्रीय सीमाओं के पार मौद्रिक साधनों का उपयोग, बातचीत और ऑनलाइन माध्यम से चर्चा ने इस परिदृश्य को बदल दिया। समकालीन समय में आर्थिक गतिविधियां कैसे संचालित की जाती थी, परिष्कृत व जटिल मशीनीकरण के साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रसार विनिर्माण के उन्नत तरीकों ने उत्पादन और बेरोजगार के पैटर्न को बदल दिया, ठीक है। क्या हुआ, अब जैसे बहुत लोग बेरोजगार रहते थे, वो ऑनलाइन रूप से काम कर सकते हैं। वैश्वीकरण के समर्थकों का तर्क है कि वैश्वीकरण ने के युग में प्रौद्योगिकी राष्ट्रों के बीच आर्थिक विकास और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कारक रही है। हालांकि दूसरी तरफ एक तर्क यह भी है कि तकनीकी परिवर्तन की तीव्र दर और कई विकासशील राज्यों की प्रगति को बनाए रखने में असमर्थता और भागीदारी के लिए पूर्वापेश शर्त प्राप्त करने में असमर्थता ने विकासशील राज्यों को विकसित राज्यों में के समान तकनीकी वैश्वीकरण के लाभ प्राप्त करने से दूर रखा। इसके अलावा देखिए, आप सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्र में प्रौद्योगिकी ने लोगों को नियमित रूप से जुड़ने और संपर्क में रहने में सक्षम बनाया। परिवहनों के तेज साधनों के विकास ने लोगों को अधिक नौकरी मिली, ठीक है, और क्या हुआ, हम एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, ठीक है। परिवहन ने लोगों के बीच निरंतर बातचीत और आवाजाही सुगम बनाया, ठीक। समाज को आकार मिला, इसके कारण स्थानीय स्तर पर संस्कृतियों को प्रभावित करने में सक्षम रही। वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी, मीडिया और परिवहन द्वारा फैली एक आम संस्कृति का उपयोग वैश्वीकरण के सांस्कृतिक और तकनीकी आयामों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तकनीकी वैश्वीकरण ने क्या करा, एक राष्ट्र की राजनीति को प्रभावित किया, बिल्कुल किया, ठीक है। हमें कोई न्यूज़ सुननी होती है तो हम दूसरे राज्य की भी सुन सकते हैं। तो ये आप देख लेना, मैं राजनीति पढ़ देती हूँ। वैश्वीकरण मूल रूप से, ये देख लेना एक बार पहले, ठीक है ना। सैटेलाइट, सोशल मीडिया, इन सब का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाने लगा। हम ट्रेंड बनाने लगे, ठीक है, ऑनलाइन वर्क करने लगे, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, ठीक है। ये सारा एक, और कंफ्यूजन की समस्या जो है वो दूर होने लगी। ये सारा तकनीकी में आएगा। राजनीतिक में क्या आएगा आपका, वैश्वीकरण मूल रूप से आर्थिक प्रक्रिया है, इसका राजनीतिक आयाम भी उभरा है। हम लोगों द्वारा स्थापित संयुक्त राष्ट्र संघ आपका आ गया, ठीक है। ये भी एक वैश्वीकरण को क्या करता है, बढ़ावा देता है ना, सब लोगों के लिए मंच खोल रखा है, मंच का काम करता है कि कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता आ सकता है, अपने सुझाव दे सकता है इसमें आकर, ठीक है। कैसे विश्व में हम क्या कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं, या कैसे किसी युद्ध को रोकना, या युद्ध ना होने के लिए क्या सलाह देनी है, या जो भी अच्छी सलाह हो वो दे सकता है, ठीक है। एकीकरण का केंद्र बिंदु है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक अधिवेशन के विश्व के नेताओं को सीधे संपर्क में आने का अवसर प्रदान करता है, ठीक। सामाजिक परिवेश जैसा प्रमुख अंग तथा WTO, यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम एवं जनसंख्या कोष जैसी एजेंसियां विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को प्रोत्साहन देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के महत्वपूर्ण निकाय हैं।
तो ये आप लोग देख लेना ये वाले, ठीक है। राजनीतिक स्तर पर होने वाले शिखर सम्मेलन ने भौगोलिक दूरियां मिटा दी है, ठीक है। जो भौगोलिक दूरियां थी उससे जो शिखर सम्मेलन होने लगे उसके कारण क्या हुआ, भौगोलिक दूरियां मिटने लगी, ठीक। एशियन, सार्क, ओपेक, अफ्रीका संगठन, यूरोपीय सम्मेलन आदि इन संगठनों के कारण देश विदेश मंत्रियों की बैठकें सहयोग वृद्धि के अवसर प्रदान करने लगी। जनता के संपर्क बनने लगे, राजनेताओं द्वारा विभिन्न स्तर पर आपसी तनाव दूर होने लगे, ठीक है। इससे क्या हुआ, युद्ध के जो संभावनाएं थी वो कम होने लगी। पहले क्या होता था, हम एक दूसरे से मिलते नहीं थे तो एक दूसरे से क्या करते थे, उनके बारे में विचारधारा बना लेते थे। लेकिन जब हम मिलने लगे, देशों को समझने लगे, तो उससे क्या हुआ, युद्ध की जो संभावना है वो कम होने लगी, ठीक है। मित्र बनने लगे। अब जो मित्र होगा वो आपसे युद्ध थोड़ी ना करेगा, है ना। जातीय समूह, आतंकवादी संगठन और बहुराष्ट्रीय निगम, इनके अतिरिक्त अनेक गैर सरकारी संगठन भी राज्य सरकारी अभिनेता की भूमिका निभाने लगे, ठीक है। सबसे सीधा सरल विचार यह है कि वैश्वीकरण के कारण राज्य की क्षमता यानी सरकारों को जो करना है उसे करने की ताकत मिली, ताकत में कमी है। अब निष्कर्ष देख लीजिए आप, ये देख लेना आप, ठीक है। बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, कम से कम आधे घंटे की वीडियो हो जाएगी। राज्य अपने यहाँ से हम देख चुके हैं कि वैश्वीकरण बड़ा बहस तलब मुद्दा है और पूरी दुनिया में इसकी आलोचना हो रही है। वैश्वीकरण के आलोचक कई तर्क देते हैं। वामपंथी वैश्वीकरण के वामपंथी राजनीतिक रुझान रखने वालों का तर्क है कि मौजूदा वैश्वीकरण विश्वव्यापी पूंजीवाद की एक खास अवस्था है जो धनियों जो मतलब अमीर लोग हैं, ठीक है, और ज्यादा धनी हो रहे हैं, जो गरीब है इससे और ज्यादा गरीब हो रहे हैं। राज्य के कमजोर होने से गरीबों के जो हित हैं उनकी रक्षा नहीं हो रही है, ठीक है। वैश्वीकरण के दक्षिणपंथी आलोचक इसके राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभावों को लेकर चिंतित हैं। राजनीतिक अर्थों में उन्हें राज्य के कमजोर होने की चिंता है। वे चाहते हैं कि कम से कम कुछ क्षेत्रों में आर्थिक आत्मनिर्भरता और संरक्षणवाद का फिर से दौर कायम रहे। अतः कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण एक मिश्रित प्रक्रिया है। इसकी अवधारणा, उपस्थित और प्रभाव प्रत्येक समाज के ऐतिहासिक द्वारा संचालित होते हैं। इसकी कुछ सार्वभौमिक विशेषता होती हैं। ये समाज उसकी अर्थव्यवस्था तथा संस्कृति को समान तरीके से प्रभावित नहीं करता। वैश्वीकरण की मिश्रित प्रकृति है, ठीक है। ये देख लेना आप, और इसमें देख लेना क्रांति वित्त संचार के साधन प्रौद्योगिकी में समकालीन क्रांति वित्त और पूंजी की गति, उच्च तीव्रता और बाजारों के विस्तार कार्य में बड़ी है गतिशीलता, कार्मिकों के उत्प्रवास, अंतर सांस्कृतिक संपर्कों को बढ़ाने वाला उदीयमान वैश्वीकरण, डायस्पोरा आदि। आज मानव जीवन के अनेक समाजों में हम रह रहे हैं, उनमें हजारों मील दूर स्थित संगठनों पर सामाजिक ताने बाने से प्रभावित होने लगे हैं। इस प्रकार विश्व एक समाज व्यवस्था का रूप धारण करता जा रहा है। विश्ववाद के माध्यम से एक ऐसी नवीन चेतना उत्पन्न की जा रही है जो संपूर्ण दुनिया के राष्ट्र राज्य को एक साथ मिलजुल कर मानव जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए कार्य करने हेतु प्रेरित कर रही है। ठीक है, ये था आपका वैश्वीकरण। इतना सारा आपको पेपर में नहीं लिखना है, मैंने कुछ ज्यादा ही, मतलब आप मान सकते हो कि टोटल कितने पेज हैं, टोटल आपके 14 पेज हैं, ठीक है, 15। तो इतना सारा आपको नहीं लिखना है, ज्यादा से ज्यादा आपको 8-9 पेज लिखने हैं। तो आप शॉर्ट कट कर लेना। इसमें से मैं एक बार आपको स्लो स्लो करके दिखा देती हूँ, ठीक है। देखिए, ऊपर से दिखा देती हूँ मैं आपको, ठीक है, नीचे से तो फिर उल्टा पड़ जाएगा। फिर यहाँ से देख लीजिए। इतना सारा आपको नहीं लिखना है, थोड़ा ही लिखना है इसमें से, ठीक है। कुछ कट्स कर देना, जैसे परिभाषा है ना, उनमें से 2 या 3 परिभाषा ले लेना और बीच बीच के पैराग्राफ कट कर देना। इतना लंबा नहीं लिखा है, बट हाँ, ये असाइनमेंट वगैरह होता है ना, तो उसके लिए अच्छा है। ठीक, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।